तो रन कराते समय हमारे पास दो प्रोसेस चलते हैं, एक टेस्टिंग चलता है, एक डीबगिंग चलता है। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग जो होती है, जो बग्स होते हैं, बग्स मतलब जो एरर्स होती हैं उनको सर्च करना। जो भी हमारे प्रोग्राम की जो एरर्स हैं, अगर हम उन एरर्स को फाइंड कर रहे हैं, बग्स को फाइंड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। अब डीबगिंग क्या होती है? अगर हम इसी प्रोसेस जो बगिंग हमने फाउंड की है, जो एरर्स हमने सर्च किए हैं, अगर उस एरर्स को हम लोग सही करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? डीबगिंग। टेस्टिंग, अपने किसी प्रोग्राम को अगर रन करा रहे हो, रन कराते समय अगर जो भी एरर्स या बग्स आ रहे हैं उनको दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग कहेंगे। अब उस एरर्स या बग्स को सॉल्व करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डीबगिंग। टेस्टिंग से हमारी जो एरर्स होती है वो डिस्प्ले कर जाती है, भाई अब एरर तो होगी, डिस्प्ले करेगी। और डीबगिंग से आपका लॉजिकल प्रोसेस, जो लॉजिकल प्रोसेस जैसे आपके इफ कंडीशंस, जैसे कंडीशन अभी लगवा नहीं रहते, अगर आप इस तरह की एरर करते हो तो ये एरर शो नहीं करती आपके प्रोग्राम को तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इसको बग करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लॉजिकल एरर्स को चेक करने के लिए डीबगिंग की जरूरत पड़ती है। जबकि एरर्स जो भी होगी, जैसे कोई भी एरर है, जैसे सेमीकोलन मिसिंग कर दिया या प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर दी, तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी एरर्स हैं जिनको आप टेस्टिंग से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो लॉजिकल एरर होती है वो आपको टेस्टिंग से मिलेंगी नहीं। प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा आपको, लेकिन वो कैसे सॉल्व होगा? बगिंग करके। आप खुद सर्च करना पड़ेगा उस एरर को। टेस्टिंग व्हेन टेस्टर, कोई चीज अगर घर में बनती है तो टेस्ट करते हो कि नहीं? टेस्टर कि कैसे अब स्वाद है उसका। तो उसी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हो तो उसके लिए भी डीबगिंग इज द डन ऑफ प्रोग्रामर एंड डेवलपर। डीबगिंग लेकिन कौन कर सकता है? वो प्रोग्रामर एंड डेवलपर ही कर सकता है। ठीक है, टेस्टिंग कोई भी टेस्ट कर सकता है। अगर टेस्टिंग का मतलब वही हो गया, गलत बोल दिया मैंने, सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं कर सकता, कोई भी टेस्ट कर सकता है। अगर हमने एक प्रोग्राम बना के दे दिया आपको, अब उस प्रोग्राम को आप भी रन कराओगे तो आपको भी तो पता चलेगी कि यार ये एरर आ रही है इस प्रोग्राम में। तो टेस्टर कोई भी हो सकता है, मतलब टेस्टर कोई भी हो सकता है, याद रखना। टेस्टिंग आपका कोई भी अदर पर्सन भी कर सकता है अगर पूछा जाए वहां पे। जबकि डीबगिंग खाली कौन कर सकता है? जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। क्योंकि भाई लॉजिकल एरर कौन चेक करेगा? जिसने लैंग्वेज आती होगी ना, जिसको प्रोग्रामिंग आती होगी वही। अगर आपने कोई भी एरर बता दी कि भैया इसमें नमक ज्यादा है, तो उसको कौन से कम कर पाएगा? जिसने बनाया होगा उसी को। तो हमको तो खाने से मतलब। ठीक है, जैसे मेरी बात कहती है। ठीक है, टेस्टिंग कैन बी मैनुअल। टेस्टिंग आपकी मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों चलती है। डीबगिंग ऑलवेज द मैनुअल एंड कैन नॉट ऑटोमेटेड। इसको टेस्टिंग जो होती है आप मैनुअली भी रन करा सकते हैं, ऑटोमेटिक भी करा सकते हैं। जबकि डीबगिंग आप मैनुअली, मतलब आप किसी भी प्रोग्राम को अगर बनाया है तो आपको एक एक लाइन देखनी पड़ेगी, कहाँ पे इफ कंडीशंस की या लॉजिकल एरर है, कहाँ पे हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग गलत लूप चला दिया। तो इस सारी चीजों को आपको मैनुअली ही चेक करनी, जबकि ये दोनों तरह से कर सकते हो। ठीक है, इज द बेस ऑफ डिफरेंट टेस्टिंग। टेस्टिंग हमारी बहुत डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है जिनके नाम लिखे गए हैं। डीबगिंग देयर द डिफरेंट टाइप ऑफ बग्स। डिफरेंट इस तरह से आपके एरर्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप के बग्स भी। तो टेस्टिंग का एक प्रोसेस ये समझ लो। टेस्टिंग, अगर हमने किसी भी प्रोग्राम को बनाया है, अगर एरर सर्च कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। अगर उस एरर को सही कर रहे हैं तो वहां पे अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ लिखा आ जाए तो लाइन ध्यान से पढ़ना कि वो टेस्टिंग बोल रहा है या डीबगिंग। कोई डाउट? नेक्स्ट आ जाता है पाइथन। अब यहां से स्टार्ट होती है पाइथन। व्हाट इज ए पाइथन? पाइथन क्या है? पाइथन जो डेवलप की गई थी, कब डेवलप की गई थी? 1991 में गोडोविन रॉसन। ये भी नाम पूछा जाता है। इस बार नमपाई के शायद क्वेश्चन आया था, नमपाई के किसने डेवलप किया था, नमपाई का नाम पूछा गया था, है ना। तो ये याद रखना 1991 में गोडोविन रॉसन ने डेवलप किया। पाइथन एक जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड क्या है आपका? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एंसम्बलर, क्या है ये सब? अभी पढ़ा के आए थे, ट्रांसलेटर है ये सब। क्या है? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? तो पाइथन एक कैसी लैंग्वेज कही गई है? पहला वर्ड समझ में आ गया? इंटरप्रेटर लाइन वाइज लाइन प्रोग्राम को रीड करता है। दूसरा वर्ड ये है कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब देखो, जो हमारी सी लैंग्वेज है, सी बेसिकली एक ही लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर लैंग्वेज है। सी हमारी एक कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर लैंग्वेज। और जितने भी लैंग्वेज अभी तक आई है सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है मालूम है? किसी को बता सकता है? ऐसे समझाया था 5 हो जाने का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दिख रहा भाई? नहीं दिख रहा है? इधर दिख रहा है ना? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जब हम किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, जब प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को लिखते हैं, पहली लाइन लिखा, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, और वो प्रोग्राम को जब रन कराते हैं तो वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड भी करता है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसे प्रोसीजर लैंग्वेज भी कहा जाता है। याद रखना, जब हम लोगों का प्रोग्राम, जैसे अगर हमें कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, अगर हम स्टोरी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो वो हमारी क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। एक हो जाती है कि अगर हम लोगों ने किसी भी प्रोग्राम को बनाया हुआ है, जैसे हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा एक ब्लॉक यहाँ पे। अगर हमें इस प्रोग्राम को एक्सेस करना है तो हम इस प्रोग्राम की कोडिंग को कॉल करेंगे, इस प्रोग्राम को एक्सेस करना है इस प्रोग्राम की कोडिंग को कॉल करेंगे। अगर इस प्रोग्राम को एक्सेस करना है तो इस तरह की जो अलग अलग ब्लॉक में हम लोग कोडिंग लिख देते हैं, और जिस ब्लॉक को एक्सेस करना होता है उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिस बहुत अच्छा यूज होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या यूज है? जैसे अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने एक प्रोग्राम क्रिएट कर लिया एक अपने प्रोसेस के लिए, अब यही प्रोग्राम को आप 10-12 बार, जितने बार भी यूज करना, क्या करोगे? आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होगा? अगर आपको इस ब्लॉक को यूज करना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? उस ब्लॉक को लिखना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल में देख लो, अगर आपने एक मोबाइल बना रहे हो, एक डिजाइन करने जा रहे हो मोबाइल, अब मोबाइल में कितना रैम रखनी है, कितना प्रोसेसर रखना है, उसका स्क्रीन साइज क्या रखना है, आपने एक मोबाइल बनाया। एक मोबाइल बनाने में आपको टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम की ये चीज़ें ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है। क्या वही ऑब्जेक्ट दूसरा बनाने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो हमने जो भी ये प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है, अगर हमें इसके अंदर की चीजों को कॉल करना है तो बड़ी आसानी से हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल कर सकते हैं। जबकि प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या होता था? अगर हम किसी भी प्रोग्राम की लाइनों को लिखते थे तो उन्हीं लाइनों को फिर से रिपीट करना पड़ता था, क्योंकि भाई कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो। अब भाई दशरथ का पुत्र राम था, फिर से अगर ये चीज बतानी तो फिर से बताना पड़ेगा ना। जैसे कॉमिक्स पढ़ते हो तो कॉमिक्स में क्या होता है? एक ब्लॉक इधर, कॉमिक्स पढ़ी कि नहीं बचपन में लोगों ने? कॉमिक्स में एक ब्लॉक इधर लिखा रहता है, एक ब्लॉक इधर लिखता है, फिर एक ब्लॉक, अगर किसी ब्लॉक को बताना होता तो ऐसे एरो भी बना देते थे कि एक बात फिर से यही कह रहा है ना। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब समझ लो, अगर हम लोग किसी भी प्रोग्राम को बना के क्रिएट करके रख लेते हैं और उसको रीयूज करना होता है तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और लाइन बाय लाइन अगर प्रोग्राम को बनाते हैं तो वो हमारे क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर या प्रोसीजर। तो आजकल की सारी लैंग्वेज इसी पे वर्क करती है। पहली लैंग्वेज वो सी आई थी जो स्ट्रक्चर प्रोसीजर थी, दूसरी लैंग्वेज फिर आई सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर बेस पे भी काम करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों तरह के प्रोग्राम उसको बना सकते हो। लेकिन तीसरी आई फिर जावा, जो पॉपुलर लैंग्वेज थी, वो ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वो स्ट्रक्चर का रूल बिल्कुल फॉलो ही नहीं करती है जावा। जबकि सी स्ट्रक्चर का रूल फॉलो कर देती है कि सी प्लस प्लस में अगर स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाओ तो वो भी रन कर जाता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाओ सी प्लस प्लस में, दोनों रन कर जाएंगे। ये याद रखना, सी स्ट्रक्चर प्रोसीजर खाली है, सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और जावा प्रॉपरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर कभी इंटरव्यू में, अगर सॉफ्टवेयर टीम में कभी जा रहे हो,
आपसे पूछ रहे कि 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, तो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा कही गई है और इसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं। पाइथन आइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रूल्स पे फॉलो बनाई गई है। अब इतनी सिंपली वे में बना दिया गया कि काम ही नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का रूल्स ही नहीं दिखता इसमें, ठीक है। तो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है जावा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब समझ गए, पहला इंटरप्रेटेड ट्रांसलेटर हो गया जो समझा चुके हैं तुम लोगों को पहले। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद आ जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तो बताया ही था, लैंग्वेज कितने टाइप की होती है, लो, मिड, हाई। तो ये किस पे वर्क करती है, तो ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया। और विद डायनेमिक सिंटैक्स, डायनेमिक मतलब जो भी आप लोगों को बताया था ना इन सेकंड पेपर में, दो तरह के वेब पेज बनाते हैं हम लोग, कौन कौन से, स्टैटिक और स्टैटिक जो मैनुअली बनता है, जो आप HTML प्रोग्रामिंग यूज करके, अगर उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग पार्ट, कंडीशनल पार्ट लगा देना है तो वो हमारा कैसा पेज बन जाता है। तो अगर किसी भी प्रोग्राम कंडीशंस लेवल पे काम करना होगा तो आपको पाइथन यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट, पाइथन इज वर्क फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म। डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं आप, विंडोज में भी रन करा सकते हो, मैकिंटॉश पे भी, लाइनक्स पे भी, आपके एंड्रॉइड पे भी रन कर रही पाइथन। एंड्रॉइड पे हमने बताया नहीं था कि आप लोग ऐप डाल लो इसके द्वारा पाइथन रन कर लो, तो पाइथन आप कहीं पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। लेकिन आजकल और एडवांस हो गया, अब तो सारी लैंग्वेज, सी भी आप लोग मोबाइल पर रन करा सकते हो। तो आजकल का थोड़ा सा अपडेट हो रही है तो सारी चीज़ों को हर जगह रन करा सकते हो। तीसरा, सी हमारा पाइथन हमारा किस किस की तरह की कोडिंग के लिए यूज किया गया है आजकल। नासा को जानते ही होंगे, गूगल, नेटफ्लिक्स, Spotify and Kotlin more all user language is helpful power their services। इतनी जगह पाइथन यूज की जा रही है। अभी एक ऐसा रहा है पाइथन ही सीखने, उनको दिल्ली में कहीं जॉब लगनी, अब कह रहे पाइथन, अब इसे में पाइथन, ये लैंग्वेज बहुत अच्छी, देख लो 30-35 साल की एज में अब पाइथन को यूज कर रही है। अभी तुम लोग सामने ही पढ़ रहे थे ना, नहीं ये सर नहीं, ये सर पढ़ नहीं रहता, पढ़ान तो रहते हैं, हाँ तो उन्हीं को। तो ये पाइथन समझ लो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आगे आपको बहुत चढ़ाई, अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज दे सकती है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। पाइथन जो होती है एक पैकेज के फॉर्मेट में पड़ी हुई है, जिस पैकेज को बोलते हैं PYPI। पैकेज क्या है कि अब पाइथन क्या हो गया, देखो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था, हमें कोई भी चीज काम करनी होती थी तो उसके लिए बेसिकली हमें प्रोग्रामिंग करनी होती थी। अगर हम सी लैंग्वेज में कहें कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 4 लाइन की कोडिंग लिखनी पड़ेगी। 4 लाइन लिखोगे, फॉर लूप लगाओगे, ब्रेसेस लगाओगे, उसका आस्की कोड सर्च करके प्रिंट करोगे, तब वो लाइन प्रिंट होगी। एक लाइन बनाने के लिए 4 लाइन लिखनी पड़ेगी आप। वही चीज पाइथन में अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है तो आप एक लाइन में काम कर सकते हो। एक लाइन का एक छोटे से सेंटेक्स से काम कर सकते हो। जैसे HTML में लिखा, HR लिख दिया, लाइन ड्रॉ। लाइन ड्रॉ करने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ी। तो इसी तरह पाइथन भी आपको बहुत सारे हजारों पैकेज देती है, थाउजेंड्स ऑफ पैकेज। लिखा भी होगा इसमें, नहीं लिखा है, अच्छा लिखा तो है, थाउजेंड, बहुत और पैकेज इसमें डेवलप ही किए जा रहे हैं। जो इतने हाई लेवल पे पाइथन बनती जा रही है, आपका चल रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें AI पे भी पाइथन लेवल पे अब काम हो रहा है, उसके पैकेज बनाए जा रहे हैं कि सेंसर कैसे चीजों को लैंग्वेज, अब सेंसर भी आपकी चीजों को कैच करता है, तो प्रोग्रामिंग तो कहीं और लिखी गई है ना उसकी, वही कोडिंग के अकॉर्डिंग ही तो काम करता है। लेकिन वो लोगों को लगता है कि सेंसर ने रीड किया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा कैसे रीड किया, उसके लिए भी कोडिंग लिखी गई, तो वो भी पाइथन के द्वारा ना। तो ये सारी चीजों के लिए अलग अलग पैकेज बनाए गए हैं जिसपे आप काम कर सकते हो। लास्ट क्या है सर, हाँ ठीक है, पाइथन हमारा एक जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब मालूम है तुम लोगों को, फ्री सॉफ्टवेयर है,
कोई पॉइंट में डाउट एक बार पढ़ लो मन में, अगर किसी में डाउट होगा तो बता दो, समझा दे फिर से, एक बार रीड कर लो सब लोग। तो भाई क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे तुम लोगों के। चल आगे बढ़े। मेन यूज ऑफ पाइथन, पाइथन का यूज आपका सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट के लिए भी किया जाता है, सर्वर पे जो प्रोग्राम रन करते हैं उनके लिए भी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए भी कर सकते हो, सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए कर सकते हो, मशीन लर्निंग के लिए भी कर सकते हो, और डेटा एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जॉब इस पे लग रही, डेटा एनालिसिस। पाइथन टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या क्या है? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब पूरा बता चुके हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब यहाँ पे कुछ चीजें और हैं वो बता देते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको 3 रूल्स देता है जिस पे हम लोग काम करते हैं, उन 3 रूल्स से नाम याद कर लो, इसमें तीनों लिखे हैं कि नहीं वैसे? एक अच्छा लिखा हो, पहला आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, दूसरा आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, तीसरा आपका इनहेरिटेंस है। ये 3 रूल्स जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि अगर हम एक ही नाम, जैसे एक ही नाम के बहुत सारे लोग बैठ गए तो उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ऑपरेटर ओवरलोडिंग किसी चीज को लोड करना, मतलब किसी ऑपरेटर के द्वारा वर्किंग कराना। और इनहेरिटेंस क्या है, ये सब तुम लोगों में पढ़ोगे नहीं, बस इन सबको ऐसे ही जान लो क्योंकि तुम्हारे में है नहीं इतने हाई लेवल के पाइथन, है ना। इनहेरिटेंस क्या है, अगर हमें दो चीजें बनाई, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, दो, जैसे एक प्रोग्राम ये बनाया एक प्रोग्राम ये बनाया, इन दोनों के बीच रिलेशन जब स्टेब्लिश कर देते हैं कि हम इसकी चीजों के द्वारा इसकी चीजों को भी कॉल कर सकते हैं, तो ये कहलाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में भी पढ़ते हो ना। तो अगर हमें किसी चीज में रिलेशन स्टेब्लिश करना है कि इन दोनों प्रोग्राम को एक रिलेशन में डेवलप कर दें कि जब भी हम इसको कॉल करें तो ये दोनों आपस में स्वयं कॉल हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। समझ में आ गया? तो पॉलीमॉर्फिज्म हमारा 3 रूल्स पे काम करता है, कौन कौन सा? पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और इनहेरिटेंस। अगर आपको C++, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फ्री समझ गए हो? फ्री मतलब फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कहीं पे भी है ना। पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब इस सब पे वर्ड याद रखना, पोर्टेबल का मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हो, किसी भी ओएस में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करा सकते हो, उस वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया? समझ गए? पावरफुल लैंग्वेज है, पावरफुल तो बहुत पावरफुल अपने यार, इससे आसान, इससे पावरफुल लैंग्वेज अभी तक हमने देखी नहीं, बहुत अच्छी लैंग्वेज लगी मुझे। दूसरी इजी टू यूज, बहुत इजी है, लेकिन C और C++ और जावा आती है तो इजी है, ऐसे कोडिंग तो है ना लिखना, इजी टू लर्न, बड़ी आसानी से सीख सकते, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है ना समझाने वाला इतना। नेक्स्ट, पाइथन में था आपका कंपाइलर है, इंटरप्रेटर। पाइथन बेसिकली इंटरप्रेटर लैंग्वेज ही कही गई है, लेकिन पाइथन कंपाइलर भी बैकएंड में यूज करती है, पाइथन कंपाइलर भी बैकएंड में यूज करती है। यही आप लोगों के पूरे उसमें लिखा हुआ है, जो ओ लेवल का सिलेबस है बिल्कुल यही इसी तरह लिखा है, मैंने इसी तरह हेडिंग बना के पूरा, है ना। तो पाइथन बेसिकली कंपाइलर का भी वर्क करता है, इंटरप्रेटर, लेकिन कही गई है कैसी लैंग्वेज? इंटरप्रेटर। कंपाइलर कैसे काम करता है ये देख लो। जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जब भी हम लोग कोई भी इंग्लिश लाइक प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स कोड में प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हमने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा सोर्स कोड में, सोर्स, जब सोर्स कोड पे पहले हमारा पाइथन क्या करता है? कंपाइलर का इफेक्ट देता है। सोर्स कोड में सबसे पहले किसका इफेक्ट देता है? कंपाइलर। कंपाइलर से हमारी फाइल क्रिएट होती है बाइट कोड फाइल। जब हम लोग पाइथन कोड को कंपाइलर कराते हैं तो पहले हमारी कौन सी फाइल क्रिएट होती है? बाइट कोड।
अब इस बाइट कोड फाइल को वो इंटरप्रेटेड करता है, इंटरप्रेट करने के बाद ये हमारे आउटपुट को शो करता है। लेकिन ये काम जो होता है कंपाइलर और बाइट कोड का काम, ये आपको शो नहीं करेगा फाइल, डायरेक्ट आपको लगेगा इंटरप्रेटर ही काम कर रहा है, लेकिन बैकएंड में ये भी वर्क होता है। ठीक है, अब एक और चीज समझ लो, यहां पे आ गया है पीवीएम। पीवीएम का मतलब होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। अब इमेजिनरी क्या है, अब हम इस बाइट कोड फाइल को, जो बाइट कोड फाइल क्रिएट कर रहा है, अगर हम इसे किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जाते हैं, अदर ओएस में ले जाते हैं, तो अदर ओएस वहां पे क्या करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मशीन कोड क्रिएट करता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जा रहे हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मशीन कोड क्रिएट करता है। मशीन कोड ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग क्रिएट करेगा, फिर हमारा आउटपुट तो पीवीएम का क्या काम होता है, अगर हम वहां पे पूछ लिए जाए पीवीएम व्हाट इज ए पीवीएम, वैसे जावा में भी होता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, यहाँ पे हो गया पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन का क्या वर्क होता है, जब हम किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी फाइल को ले जाते हैं, तो वहां पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एक वर्चुअल फाइल बनती है। वर्चुअल फाइल मतलब वो फाइल दिखती नहीं है आप लोगों को, ना यहाँ दिखेगी, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दिखेगी, ना यहाँ दिखेगी, वो खाली अपने आप को रन कराने के लिए बनाता है फाइल, वर्चुअल फाइल, जिससे हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आता है। याद रखना, पीवीएम लिखना और लिख लो, अगर यहाँ पे लिखा नहीं गया पीवीएम, शायद इधर आगे लिखा गया होगा। हाउ टू स्टार्ट पाइथन। पाइथन को स्टार्ट करने के लिए विंडो स्टार्ट बटन, अच्छा विंडो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन में पाइथन ऑप्शन में जाएंगे, पाइथन 3.12, और 3.12 में आपको पाइथन जो मिलेगा दो मिलेगा, एक IDLE मिलेगा और एक आपको मिलेगा पाइथन 3.12। ये तो बिट वो लिखा है कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा रहे हो उतने बिट का पाइथन है, 32 बिट और 64 बिट, उससे मतलब नहीं है ना। ये हमारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए 64 बिट है। अगर आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो 32 बिट है ना। तो पाइथन IDLE जो है, IDLE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। लिख लो पाइथन IDLE, IDLE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, जिसमें लिख लो ग्राफिकल फॉर्म में वर्क होता है पाइथन में। इसमें हम लोग पाइथन पे ग्राफिकल वर्क करते हैं। और जो पाइथन नीचे है पाइथन 3.12, उसमें हम लोग डॉस मोड पे वर्क करते हैं, ब्लैक स्क्रीन। लिख लो पाइथन 3.2.1 से शायद स्टार्ट हुआ है वर्जन, ये तो 3.12 में लेटेस्ट वर्जन है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। ये इस समय यही वर्जन चल रहा है 3.12। पाइथन जो दूसरा लिखा है ये पाइथन 3.12 जो वर्जन का नाम लिखा है, ये डॉस मोड पे चलाता है आपको, और जो IDLE है वो ग्राफिकल मोड में चलाता है। IDLE वाला पे हम लोग वर्क करेंगे, दोनों खोल के दिखा देते हैं। अदर हमने पहले डॉस मोड पे देख लो, खोल लें। डॉस मोड पे हमारे ब्लैक स्क्रीन फॉर्मेट में, इसमें आप लोग बहुत लेंथी प्रोग्राम नहीं रन करा सकते हो। अगर आपको एक कमांड, जैसे कैलकुलेटर को एक कमांड दिया, उसने आंसर दे दिया, उस तरह से अगर आपको काम करना है तो आप इसका यूज कर लो, 3 + 7
है ना। 10 आ गया कि नहीं। अगर हम कुछ गलत सलत टाइप कर देंगे तो एरर भी देगा। ये नॉट डिफाइंड, इस तरह का मॉड्यूल इसमें डिफाइंड नहीं है पाइथन में, बता रहा कि नहीं एरर। तो जो चीजें वो पाइथन समझे वही डाल सकते हो। जैसे प्रिंट फंक्शन समझता है, ये PRINT प्रिंट, HELLO हेलो, तो ये हेलो। तो यहाँ पे खाली लिख लो डॉस मोड में हम लोग लाइन वाइज लाइन एग्जीक्यूट करा सकते हैं अपने प्रोग्राम को। एक लाइन दिया उसको एग्जीक्यूट करा दिया, दूसरी लाइन दिया उसको एग्जीक्यूट करा दिया। डॉस मोड पे हम लोग लाइन वाइज लाइन एग्जीक्यूट करा। जबकि अब दूसरा बटन खोले, इसे एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट इसका कमांड नहीं है पाइथन का, क्विट होगा। क्विट भी नहीं, अच्छा एग्जिट डबल ब्रैकेट में, अच्छा वो दिखाई नहीं दे। अच्छा फंक्शंस है एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट कमांड है, फंक्शंस है। याद रखना जिसके आगे ब्रैकेट लग जाते हैं उन्हें फंक्शंस कहा जाता है हमेशा। तुम लोगों ने एक्सेल में भी जितने भी फंक्शन पढ़े सबके आगे पैरेंथेसिस लगी हुई है, SQRT, मॉड, अपर, लोअर केस, कॉन्कॉर्डिनेट। तो फंक्शंस हमेशा ब्रैकेट। और अगर डायरेक्ट वर्क करा रहे हैं, एग्जिट हम डायरेक्ट लिख रहे थे तो ये कमांड हो गया। हाँ ये सिंपल सा अगर वर्ड लिख रहे हैं तो कमांड, और अगर ब्रैकेट इसके साथ लग गया एग्जिट के साथ तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। तो एग्जिट एक फंक्शंस वर्क करता है पाइथन में, एग्जिट कोई कमांड नहीं है यहाँ पे। अब IDLE पे खोल लेते हैं, पाइथन पे गए, ये आपका ग्राफ। अब यहाँ पे आप सिंगल लाइन जो नॉन, अरे तो बैटरी चली गई अभी। 30 मिनट पढ़ा दिया यार, आज 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो कभी बनाई नहीं, आज ज़्यादा पढ़ लिया। और अभी 15 मिनट बाकी भी है, वो भी पढ़ाना भी है, 15 मिनट भी है। आज लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया। दूसरा मैच आने वाला है पाइथन का, निकलो। अभी बाद में पढ़ लेना 5 बजे, फिर अब जब 5 बजेगा तब दूसरा मैच अभी पाइथन का आएगा तब पढ़ लेना। हाँ IDLE में आप सिंपल एक कमांड बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो। अगर आपको एक एक लाइन रन करनी है तो आप लाइन बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो यहाँ। और अगर आपको लेंदी प्रोग्राम लिखने हैं तो लिख लो IDLE में, पहले लिख लो। हम लोग कमांड बेसिस पर एक एक सिंगल लाइन को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और अगर हमें बहुत सारे लार्ज प्रोग्राम क्रिएट करना होता है तो लार्ज प्रोग्राम